हम पढ़ रहे हैं हीमोस्टेटिस। ठीक है, हीमोस्टेटिस आज का लेक्चर है। हीमोस्टेटिस में देखो, ये मैं बनाया हूँ एक बिल्कुल बड़ा ब्लड वेसल्स मान लो। उस ब्लड वेसल्स के नीचे मैं बनाया हूँ ये कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज है, कोलेजन है, कनेक्टिव टिश्यू है। और उस कनेक्टिव टिश्यू के नीचे मैं बनाया हूँ ये स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल सेल। और इसके बीच में जो मैं ये बनाया हूँ ये सेल, एक सेल, इसको बोलते हैं नोसिसेप्टर। पेन का ये सेंसेसिंग रिसेप्टर है, ये जो पेन पहुंचाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक, ये अरेंजमेंट है एग्जैक्टली ब्लड वेसल्स का। सेम अरेंजमेंट इसके ऊपर भी होगा, इस ब्लड वेसल्स के उस पार भी, लेकिन वहां जगह नहीं इसलिए नहीं बनाया। यही सुनो होता क्या है एग्जैक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर। हीमोस्टेटिस कैसे मेंटेन रहता है हमारी बॉडी में, यही आज का लेक्चर है। तो पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, सवाल अब ये है कि ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स, लेकिन वो प्लेटलेट्स क्लॉट क्यों नहीं करता? प्लेटलेट्स क्लॉट क्यों नहीं करता है? ठीक, तो तुम्हारा जवाब है कि हेपेरिन की वजह से। ठीक है, हेपेरिन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हेपेरिन के साथ साथ और कौन से केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल हैं जो ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते हैं? उसको देखते हैं। ये है, अभी फिलहाल देखते हैं नॉर्मल कंडीशन का क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि ये हेल्दी एंडोथेलियल सेल है, ये ब्लड वेसल्स है और ये उसके एंडोथेलियल सेल है। ये हेल्दी एंडोथेलियल सेल है। जब ये जब कोई एक्टिव प्लेटलेट ब्लड वेसल्स के अंदर से, ये मान लो एक्टिव प्लेटलेट्स है, जब ये एक्टिव प्लेटलेट्स आएगा इस हेल्दी एंडोथेलियल सेल से अटैच होने, बाइंड करने, जब ये बाइंड करने नीचे आएगा, उसी समय एंडोथेलियल सेल्स हमारा रिलीज करता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, और दूसरा प्रोस्टासाइक्लिन 2। हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स नाइट्रस ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन 2, और ये दोनों ये इस एक्टिव प्लेटलेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनएक्टिव प्लेटलेट्स में। इसीलिए ये प्लेटलेट इसके साथ बाइंड नहीं करता है। ठीक है, पहला रीजन। ठीक, पहला रीजन है जिसकी वजह से ये प्लेटलेट बाइंड नहीं करता है हेल्दी एंडोथेलियल सेल से। दूसरा रीजन है कि यही हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स रिलीज करता है हेपारिन सल्फेट। एंडोथेलियल सेल्स रिलीज करेगा हेपारिन सल्फेट। वो हेपारिन सल्फेट इस एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे बाइंड किए रहता है। ठीक, और ये एक स्पेशल प्रोटीन फैक्टर से बाइंड करेगा। उस फैक्टर को बोलते हैं एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। हेपारिन सल्फेट बाइंड करता है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड से। ठीक, और ये एंटीथ्रोम्बिन थर्ड एक तरह कटर का काम करता है। इनएक्टिव क्लॉटिंग एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट करेगा? ये फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 10 और फैक्टर नंबर 9। ये एक्टिव फैक्टर को, फैक्टर नंबर 2, 10 और 9 को ये एंटीथ्रोम्बिन थर्ड इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से ये क्लॉटिंग फैक्टर इसके साथ अटैच होकर क्लॉट नहीं फॉर्म करते हैं नॉर्मल ब्लड वेसल्स के अंदर। तीसरा जो रीजन है, यही हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स रिलीज करता है थ्रोम्बिन मॉड्यूल। यह है थ्रोम्बिन मॉड्यूल का स्ट्रक्चर, और ये थ्रोम्बिन मॉड्यूल बाइंड करता है थ्रोम्बिन से। ठीक, ये पहले जब ये प्रोटीन रिलीज हुआ था तो ये बाइंड किया थ्रोम्बिन से और थ्रोम्बिन के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, इसलिए इसका नाम थ्रोम्बिन मॉड्यूल पड़ा। ठीक है ना? अब ये जब ये थ्रोम्बिन मॉड्यूल थ्रोम्बिन से बाइंड करता है, ठीक, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद ये प्रोटीन सी को बाइंड करता है। प्रोटीन सी, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी से बाइंड करेगा, और एक्टिवेटेड प्रोटीन सी न्यूट्रलाइज करेगा या इनएक्टिव कर देता है एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 8 को। ठीक है, और ये प्रोटीन सी बना कैसे? प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन सी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जब उसके साथ थ्रोम्बिन मॉड्यूल दोनों जब मिलते हैं और उन दोनों को एसिरिलेट करता है प्रोटीन एस। ठीक, तो इन दोनों प्रोटीन को प्रोटीन एस एसिरिलेट करेगा, जिसकी वजह से ये प्रोटीन सी बनता है, और ये प्रोटीन सी थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करके ये फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 8 को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फैक्टर नंबर 2, 10 और 9 और फैक्टर नंबर 5 एंड 8 ये मेजर क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जो मेजर रूप करते हैं, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर में, ब्लड क्लॉट में ये मेजर रोल प्ले करते हैं
इसीलिए नेचर ने इन दोनों क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटेक्शन लेयर दिया ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स के पास। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। अब ये कंडीशन देखो कि अगर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए, तो यहां मैं एक स्ट्रक्चर बनाया हूं जो ब्लड वेसल्स रप्चर है। ठीक है, रप्चर हो जाने की कंडीशन में हमारी बॉडी ब्लड वेसल्स के साथ क्या करती है और कैसे रप्चर एंडोथेलियल सेल्स को या रप्चर ब्लड वेसल्स को कैसे रिपेयर करके एक प्रॉपर नॉर्मल रूप में कैसे लाती है। तो देखो ये मैं दोनों बनाया हूं, ये रप्चर एंडोथेलियल सेल है। ठीक है, इधर भी ये रप्चर कर दिए हैं और उस रप्चर एंडोथेलियल सेल की वजह जब ये रप्चर होता है या कहीं कट उट लग गया तो उसके साथ हमारे कोलेजन्स भी डैमेज होते हैं और उसके बगल में स्मूथ मसल है वो भी डैमेज होता है। तो यहाँ में बनाया ये भी डैमेज है और ये भी डैमेज है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक हमें पुल बनाना है, इस रप्चर एंडोथेलियल सेल्स के पास पुल बनाना है। तो वो पुल बनाने से पहले इसके ब्लड के अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उस फ्लो को हमें स्लो करना पड़ेगा। ठीक है, स्लो करना पड़ेगा, हमें नहीं बॉडी करती है, इस पूरे ब्लड फ्लो को स्लो करती है। कैसे करती है देखो, उस समय रप्चर एंडोथेलियल सेल्स रिलीज करता है एंडोथिलीन। ठीक है, एंडोथिलीन, और वो एंडोथिलीन जाके एक्ट करता है स्मूथ मसल पे और स्मूथ मसल के साथ साथ ये जाके नोसिसेप्टर पे भी एक्ट करेगा। स्मूथ मसल पे एक्ट करता है तो स्मूथ मसल उस समय कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा इस ब्लड वेसल्स के बीच में। ठीक है, ताकि यहां वाले एरिया दबाए जा सके ताकि ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड का फ्लो जब कम हो जाएगा तभी हम यहाँ पे पुल बनाने में कामयाब होंगे। बॉडी हमारी कैसी है, करती है ऐसे, हम नहीं करते हैं। ये एंडोथेलियल से एंडोथिलीन जाता है यहाँ, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा प्लस इस कोलेजन्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा जिसके अंदर डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू है। प्लस ये सिग्नल भेजता है इसको नोसिसेप्टर को और ये सिग्नल भेजेगा ब्रेन को, फिर ब्रेन इसको मोटर नर्व के द्वारा सिग्नल भेजता है और ये फर्दर क्या करता है, फर्दर ये स्मूथ मसल को एक्टिवेट करेगा, एक्ट करेगा और स्मूथ मसल को और कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा। ठीक है, ये दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो इस टाइप के कॉन्स्ट्रिक्शन को बोलते हैं, जो मसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं मायोजेनिक कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इसको एक्टिवेट किया है जिसकी वजह से ये स्मूथ मसल और ये कोलेजन कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये एंडोथेलियल सेल हेल्दी एंडोथेलियल, रप्चर एंडोथेलियल, सॉरी ये एंडोथिलीन हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स और रप्चर एंडोथेलियल सेल के साथ मिलके इस एंडोथेलियल सेल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, जिसको बोलते हैं एंडोथिलिक कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे हमारा बॉडी इस ब्लड वेसल्स के साथ 3 तरह के कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है जिसकी वजह से ये कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे ताकि ब्लड का फ्लो कम हो, और ब्लड का फ्लो कम हो तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे पुल बना सकें। ठीक, तो वो ये है एंडोथिलिक कॉन्स्ट्रिक्शन और मायोजेनिक कॉन्स्ट्रिक्शन और दूसरा न्यूरोजेनिक कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, अब कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद ये रप्चर एंडोथेलियल सेल्स रिलीज करता है वॉन विली ब्रैंड फैक्टर। यहां पे मैं लिखा हूं वॉन विली ब्रैंड फैक्टर। अब ये वॉन विली ब्रैंड फैक्टर यहां पे आके कोलेजन के साथ अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद इसको रिलीज करने के बाद यही रप्चर एंडोथेलियल सेल्स रिलीज करता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक, अब ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लेटलेट एग्रीगेटर है। इस ब्लड वेसल्स में जो भी प्लेटलेट यहां से गुजर रहे होंगे उस प्लेटलेट्स को ये एडीपी बुलाएगा और इस वॉन विली ब्रैंड फैक्टर के साथ अटैच करवाएगा। ठीक है, एडीपी एक प्लेटलेट एग्रीगेटर है। तो उस अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर ये हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स अगर एडीपी रिलीज करके प्लेटलेट्स को बुलाते हैं तो उस कंडीशन में वही नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स रिलीज करता है एडीपी डाइफॉस्फेटेज, और ये एडीपी डाइफॉस्फेटेज इस एडीपी को न्यूट्रलाइज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में एडीपी रिलीज हुआ तब उस समय रिलीज हो, उसी के जस्ट पीछे रिलीज करता है एडीपी डाइफॉस्फेटेज। ये एडीपी डाइफॉस्फेट एडीपी को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब ये एडीपी यहां से जितने भी प्लेटलेट्स गुजर रहे होंगे उस प्लेटलेट्स को बुलाएगा, इस वॉन विली ब्रैंड फैक्टर के साथ अटैच करवाएगा। तो ये प्लेटलेट जब वॉन विली ब्रैंड फैक्टर से अटैच होगा तो जिस रिसेप्टर से ये अटैच होता है प्लेटलेट के पास उस रिसेप्टर को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b, GP1b। ठीक है, वॉन विली ब्रैंड फैक्टर से जब प्लेटलेट अटैच होगा किस रिसेप्टर के थ्रू, GP1b के थ्रू। तो जब कोई प्लेटलेट किसी नॉन प्लेटलेट से अटैच होता है तो उसको बोलते हैं प्लेटलेट अडहियर हुआ ना दूसरे नॉन प्लेटलेट पे, उसको बोलते हैं प्लेटलेट एडहियर। ठीक, और जब ये
प्लेटलेट्स जब इस वॉन ब्रेन फैक्टर से अटैच होगा, ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बड़ा बनाया हूँ। अटैच होने के बाद देखो एग्जैक्टली होता क्या है। जब ये वॉन ब्रेन फैक्टर के साथ प्लेटलेट अटैच होगा, अटैच होने के बाद ये रिसेप्टर GP1 भी एक्टिवेट हो गया, ठीक है, और ये एक्टिवेट करेगा फॉस्फोलाइपेज A2 को, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज A2। और फॉस्फोलाइपेज A2 इस प्लेटलेट के मेम्ब्रेन में डिफरेंट लिपिड्स होते हैं, उस लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा और वो ब्रेकडाउन लिपिड्स को हम बोलते हैं अरेक्नाइड एसिड, ठीक है, अरेक्नाइड एसिड। और उस अरेक्नाइड एसिड पे एक एंजाइम आगे करता है जिसको बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज, और वो साइक्लोऑक्सीजनेज इस अरेक्नाइड एसिड को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बोक्सिन A2 में। ये है थ्रोम्बोक्सिन A2। अब यहां पर रिलीज हो गया थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्लस ADP। थ्रोम्बोक्सिन A2 बिग प्लेटलेट एग्रीगेटर है, ये और सारे प्लेटलेट्स को बुलाएगा और यहां पे अटैच करवाएगा। तो यहां पे इस प्लेटलेट्स के ऊपर और प्लेटलेट्स आएंगे और प्लेटलेट्स आके अटैच होंगे। तो जब प्लेटलेट के साथ अटैच होगा, उस वाले कंडीशन को बोलते हैं, यहाँ पे प्लेटलेट जब प्लेटलेट के साथ अटैच होगा तो इसको बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब प्लेटलेट का प्लेटलेट के साथ अटैच होना, और एडहेजन का मतलब प्लेटलेट किसी नॉन प्लेटलेट से अटैच होता है, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें नहीं। अब देखो ये प्लेटलेट और ये प्लेटलेट एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होते हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट ऊपर आगे उसके ढह गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये देखो एग्जैक्टली अटैच कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैं इन दो प्लेटलेट्स को यहाँ बड़ा बना दिया हूँ, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स और ये दूसरा प्लेटलेट एक दूसरे के साथ अटैच कैसे होते हैं। अटैच होने के लिए इस प्लेटलेट्स के पास एक स्पेशल रिसेप्टर होगा, इस रिसेप्टर को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B या 3A। ये 2B 3A इसके पास भी होता है और इसके पास भी होता है, ठीक। इन दोनों रिसेप्टर के बीच में एक स्पेशल प्रोटीन आता है और वो प्रोटीन आके इन दोनों रिसेप्टर को जोड़ता है एक साथ। उस प्रोटीन को बोलते हैं फाइब्रिनोजन। तो एग्जैक्टली फाइब्रिनोजन ही रिस्पॉन्सिबल है एक प्लेटलेट से दूसरे प्लेटलेट्स को चिपकाने में। किस रिसेप्टर के थ्रू? ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A के थ्रू, ठीक है ना। ये है एग्जैक्टली एक दूसरे प्लेटलेट चिपकते हैं। अब देखो, अब दूसरा सवाल, ये एडीपी जो बुला रहा था प्लेटलेट्स को, ठीक है, और ये थ्रोम्बोक्सिन A2 जो बुला रहा था, वो एग्जैक्टली कैसे बुला रहे थे। ये एडीपी जब जा रहा था प्लेटलेट्स के पास, तो ये देखो ये प्लेटलेट्स है और इसके पास ये एडीपी आया है, ठीक है। एडीपी आके प्लेटलेट के एक स्पेशल रिसेप्टर से बाइंड करता है, उस रिसेप्टर को बोलते हैं P2Y12R रिसेप्टर, ठीक। इस रिसेप्टर से केवल एडीपी ही बाइंड करेगा, ठीक। और वो एडीपी क्या करता है, वो उस एडीपी का दो मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म क्या है कि वो एडीपी एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जिसको बोलते हैं जी इनहिबिटरी प्रोटीन, और ये जी इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करेगा, एटीपी से जो साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट होता है इसके लेवल को डिक्रीज करा देगा, क्योंकि इनहिबिटरी प्रोटीन है तो ये इनहिबिट कराएगा। तो कम एटीपी कम साइक्लिक एमपी में रिलीज होंगे, ठीक है। तो जब कम साइक्लिक एमपी रिलीज होगा तो साइक्लिक एमपी फॉस्फोराइलेट करवाता है, ठीक। तो ये वास प्रोटीन को वास में एक्टिवेटेड वास प्रोटीन को इनएक्टिव वास प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, और ये रिस्पॉन्सिबल है इस रिसेप्टर को रेगुलेट करने में। यानी कि ये GP2B और 3A रिसेप्टर को रेगुलेट करता है वास-P प्रोटीन, फॉस्फोराइलेट का काम है इसका। दूसरा जो एडीपी का काम है, ये GQ प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा, और GQ प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज C को स्टिमुलेट करता है, और फॉस्फोलाइपेज C इस लिपिड्स के अंदर लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा और कन्वर्ट करेगा PIP2 में, इसको बोलते हैं PIP2 को बोलते हैं फॉस्फेट इनोसिटोल डाइफॉस्फेट, ठीक। और ये कन्वर्ट होगा दो में, डाइमिथाइलग्लिसरॉल में और IP3 में। और IP3 मतलब इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक्ट करेगा और बहुत सारे कैल्शियम को रिलीज करेगा, और वो कैल्शियम इस ग्रेन्यूल्स को डीग्रेनुलेशन करेंगे, और उस डीग्रेनुलेशन से जो प्रोडक्ट रिलीज होगा वो है एडीपी, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोक्सिन A2, सेरोटोनिन, ठीक है ना, ये रिलीज होंगे। तो एडीपी यहां से और रिलीज होगा और प्लेटलेट्स को बुलाएगा, फाइब्रिनोजन रिलीज हुआ और जब प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट आएंगे तो उन प्लेटलेट के बीच में ये बाइंडिंग का काम करवाएगा, ठीक है। तो ये प्लेटलेट वैसे ही करता है। और थ्रोम्बोक्सिन A2 जब दूसरे प्लेटलेट को बुलाता है तो वो एक स्पेशल रिसेप्टर से बाइंड करेगा जिसको बोलते हैं TP रिसेप्टर, और ये थ्रोम्बोक्सिन A2 जब बाइंड करेगा इस TP रिसेप्टर पे तो ये कैल्शियम को एक्टिवेट कराएगा, कैल्शियम फिर डीग्रेनुलेशन करवाएगा, और उस डीग्रेनुलेशन से हमारे ये प्रोडक्ट रिलीज होंगे। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन मैं इसको डिटेल में नहीं बताया, उसका कोई काम यहाँ नहीं है,
ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है, एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से बाइंड करते हैं। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर को मैं यहां बना रहा हूं एग्जैक्टली ये क्लॉट कोगुलेशन फैक्टर कैसे काम करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, और इनके पीछे क्लॉट फॉर्मेशन और थ्रम्बस का फॉर्मेशन कैसे होता है रप्चर एंडोथेलियल सेल में। अब यहाँ आओ देखो, यहाँ बहुत बिली ब्रांड फैक्टर है और ये प्लेटलेट्स बिल्कुल एग्रीगेट हो गए हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। एग्रीगेट होने के बाद ये वीक वॉल बना है, कमजोर दीवार है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें मसाले वसाला भरने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो होगा कैसे कि इस प्लेटलेट्स क्या करेगा, जब ये प्रॉपर एग्रीगेट हो जाएंगे एक जगह, तो ये प्लेटलेट्स अपने पूरे एरिया में नेगेटिव चार्ज को डेवलप करेंगे, नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज कहां से आया, इसके मेम्ब्रेन में एक लिपिड्स होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोटिडाइल सेरीन। उस फॉस्फोटिडाइल सेरीन से ये नेगेटिव चार्ज चारों तरफ डेवलप होगा, ठीक। नेगेटिव चार्ज इसलिए डेवलप होगा कि कोई दूसरा प्रोटीन या फाइबर आके इसको स्टिमुलेट ना करे, इंटरफेयर ना करे, क्योंकि जब दूसरा प्रोटीन कोई आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उस प्रोटीन को ये रिपेल कर देगा, ठीक है। इसलिए नेगेटिव एनवायरनमेंट डेवलप कर लेते हैं अपने चारों। नेगेटिव एनवायरनमेंट डेवलप करने के बाद उसके बाद क्या होगा कि इस प्लाज्मा के अंदर, उस समय प्लाज्मा के अंदर एक स्पेशल फैक्टर या प्रोटीन रिलीज होते हैं, सर्कुलेट कर रहे होते हैं। कहीं कहीं मेंशन है कि ये एंडोथेलियल सेल्स रिलीज करता है, दोनों मान लो। उस प्रोटीन को बोलते हैं फ्लेचर फैक्टर, और दूसरा जो फैक्टर है उसको बोलते हैं फिट्जेराल्ड फैक्टर, FITZGERALD, फिट्जेराल्ड फैक्टर, और ये फ्लेचर फैक्टर। ये फैक्टर उस यहां रहते हैं, उसके बाद हमारा उस समय लीवर रिलीज कर रहा होता है ढेर सारे कोगुलेशन फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक। उसमें से फैक्टर नंबर 12 आएगा और ये फ्लेचर और फिट्जेराल्ड फैक्टर को हिट करेगा, और हिट करने के बाद ये फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हो गया। फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होकर फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर नंबर 11 फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करेगा, किसके साथ, कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड के साथ मिलकर। फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 10 को, ठीक है, किसके साथ मिलकर, फैक्टर नंबर 8 कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड के साथ मिलकर। किसी बुक्स में फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 5 को, कहीं कहीं ये मेंशन है, कहीं कहीं नहीं मेंशन है, लेकिन ये भी सही है, नहीं मेंशन है तो भी सही है। फैक्टर नंबर 10 क्या करता है, अब यहां से फैक्टर नंबर 10 क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, फैक्टर नंबर 10, ठीक। और थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन का दो काम है। थ्रोम्बिन पहला फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और फाइब्रिन क्या है, रेटिक धागे नुमा एक चीज लेयर है, ठीक है। और वो लेयर पूरा आके इस क्लॉटिंग, इस पूरे थ्रोम्बस के अंदर जो एग्रीगेट हुए हैं उसमें जाके जमा हो जाएगा और पूरे को रैप कर लेगा, लपेट लेगा पूरे को, ठीक है। यानी कि इस दीवार के अंदर मजबूती आ गई है ना, चारों तरफ से रैप कर देगा। रैप करने के बाद ये थ्रोम्बिन का दूसरा काम है, ये फैक्टर नंबर 13 को, फैक्टर नंबर 13 को ये एक्टिवेट करेगा, और फैक्टर नंबर 13 इस पूरे थ्रोम्बस को स्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि उसका नाम ही है स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो इस पूरे प्लेटलेट्स को, ये पूरे एग्रीगेशन को स्टेबलाइज कर देगा। अब ये टोटल बन गया हमारा थ्रोम्बस। अगर ये चीज ब्लड वेसल्स के अंदर है, ठीक, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बस। अगर इसमें से छोटा सा पार्टीशन कट के चला गया, किसी आर्टरी में जाके स्टक हो गया, फंस हो गया, तो उसको बोलते हैं इम्बोलस, ठीक है। अगर ये पूरा क्लॉट यहां से निकल के ब्लड वेसल्स में तैर रहा है तो इसको बोलते हैं क्लॉट, ठीक है ना, ये रीजन है। अब दूसरी चीज, ये फैक्टर नंबर 12 से लेकर जो फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक। अब इसके साथ साथ एक्सट्रिंसिक पाथवे भी रन होता है। तो ये जो रप्चर एंडोथेलियल सेल है ये रिलीज करता है टिश्यू फैक्टर या फैक्टर नंबर 3, ठीक है। और टिश्यू फैक्टर, और ये टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 7 को, ठीक। और फैक्टर नंबर 7 का दो काम है। फैक्टर नंबर 7 डायरेक्ट फैक्टर नंबर 10 को स्टिमुलेट करेगा और जल्दी तुम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करो। और यही फैक्टर नंबर 7 ये फैक्टर नंबर 9 को भी बोलेगा तुम और फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करो, रैपिडली एक्टिवेट करो, ठीक है। तो इस वाले पाथवे को बोलते हैं, इतने वाले पाथवे को एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, इन दोनों पाथवे के थ्रू ये बिल्कुल क्लॉट थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब क्या होगा, उस समय ये एंडोथेलियल सेल्स रिलीज करता है प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। और ये प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर आएंगे इस स्मूथ मसल के पास,
इस कोलेजन्स के पास डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू है, इनके पास आएंगे और इनसे माइटोटिक डिवीजन कराएंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। और बिल्कुल यही है ना, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, स्मूथ मसल जितने रप्चर्ड हो गए थे यहाँ पे, ठीक है, ये और मल्टीप्लाई करेंगे और स्मूथ मसल यहाँ पे नए नए सेल फॉर्म्ड होंगे। और दूसरा रिलीज करेगा वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक। और ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ये क्या करेगा, रप्चर जो एंडोथेलियल सेल हैं, इन रप्चर्ड एंडोथेलियल सेल्स को रिपेयर करेगा। बात समझ में आ रही है? ये रिपेयर करने के बाद ये बिल्कुल रिपेयर हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे कुछ देर के बाद, और ये भी बिल्कुल रिपेयर हो जाएंगे। रिपेयर हो जाने के बाद ये क्लॉट क्या करता है, ये बच जाता है यहाँ, ये पूरा क्लॉटेड फॉर्म, ठीक। इस क्लॉटेड फॉर्म को डिग्रेड कैसे करती है हमारी बॉडी, देखो। जब ये बिल्कुल रिपेयर हो जाएगा, इस क्लॉटेड फॉर्म को रिपेयर कैसे करेगी, उस कंडीशन में हमारा जो एंडोथेलियल सेल है वो रिलीज करता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक। ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्लाज्मीन को कन्वर्ट करेगा, प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मीन में, ठीक है। और ये प्लाज्मीन फाइब्रिन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिनोजन डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स में। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस, ठीक है। और ये प्लाज्मिन फाइब्रिन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स में। यानी ये फाइब्रिन है कहां, अब ये फाइब्रिन है इन दोनों प्लेटलेट्स को जो जोड़ के रखा है, यानी कि ढेर सारे प्लेटलेट्स हैं, तो इन दोनों प्लेटलेट को जो फाइब्रिन जोड़ के रखा है, इसी फाइब्रिन को प्लाज्मिन ब्रेक डाउन कर देगा। तो जब इसको ब्रेक डाउन कर देगा, ये प्लेटलेट्स अलग अलग हो जाएंगे। अब ये नॉर्मल प्लेटलेट्स हो गए, अब नॉर्मल प्लेटलेट ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेंगे, ठीक। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ